शुरू कर दूं? चलो करते हैं स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय का निर्धारण, और राष्ट्रीय आय के निर्धारण में हम जो किन्स के मॉडल हैं वो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने द्विक्षेत्रीय मॉडल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है वो देख लिया है। अब हम देखेंगे कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मतलब जो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी, जिसमें एक क्षेत्र था पारिवारिक क्षेत्र और दूसरा था व्यावसायिक फर्म। अब हमें तीसरा क्षेत्र और इसमें शामिल करना है और उसे हम कहेंगे सरकार। यानी अभी ये अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, इसमें आयात निर्यात को शामिल नहीं किए। अभी हम सिर्फ सरकार को इसमें शामिल करेंगे। तो सरकार को शामिल करने से हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार प्रभावित होगा वो हमें देखना है। ठीक है। तो अगर हम सरकार को भी शामिल कर लें तो सरकार कौन कौन से काम करती है वो देखें। एक तो सरकार सरकारी व्यय करेगी। अब सरकारी व्यय करने से समग्र मांग बढ़ जाएगी, और जब सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, जिसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जी से सूचित करते हैं, तो उसे भी स्वायत्त ही माना जाता है, क्योंकि सरकार जो व्यय करती है वो भी राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करता, वो राष्ट्रीय आय से स्वतंत्र है। सरकार पहले खर्चा करती है, उसके बाद ये देखती है कि इस खर्चे की पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन कैसे। तो जो सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा वो स्वायत्त रहेगा। दूसरी तरफ सरकार और काम करती है, सरकार टैक्स लगाती है। अब जब टैक्स लगाया जाता है तो इससे जनता की जेब का पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है। अतः अब जनता जो पहले उपभोग कर रही थी उससे कम उपभोग कर पाएगी। तो कहने का मतलब है सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाने से जनता की जो प्रयोज्य आय है वो कम हो जाती है। अब प्रयोज्य आय कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, राष्ट्रीय आय का संतुलन भी कम आय पर निर्धारित होगा। तो एक तरफ तो सरकार द्वारा जो व्यय किया जाएगा उसके बारे में हमें देखना है, दूसरी तरफ सरकार द्वारा जो कर लगाए जाएंगे उनके बारे में हमें देखना है। इसके अलावा सरकार फर्मों को अनुदान भी देती है, यानी सब्सिडी भी देती है, और फर्मों पर टैक्स भी लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह आपने देखा। तो और आम जनता को सरकार हस्तांतरण भुगतान भी देती है, यानी ट्रांसफर पेमेंट, जिसमें आप वृद्धावस्था पेंशन ले सकते हो या विकलांग पेंशन ले सकते हो, बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर सकते हो, या कुछ महिलाएं जिनके पति का देहांत हो जाता है तो उन्हें विडो पेंशन भी दी जाती है। ये सब हस्तांतरण भुगतान है जो सरकार द्वारा जनता को प्राप्त होते हैं। तो इन सब को शामिल करते हुए हमारी राष्ट्रीय आय कैसे निर्धारित होगी, बस हमें वो देखना है। तो चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे और समीकरण के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे, समझ जाएंगे आप। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सरकार द्वारा जो व्यय किया जाएगा उससे हमारी समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। पहले हम प्रारंभिक संतुलन बिंदु बना लें। ठीक है। समीकरण इधर लिख देता हूं, चित्र यहां बना देता हूं। ठीक है, दिख जाएगा। यहां समग्र मांग व समग्र पूर्ति है, यानी एडी और एएस को हम दर्शा रहे हैं। समग्र मांग व पूर्ति हिंदी में लिख दूं, समग्र मांग व समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति हम यहां दर्शा रहे हैं। ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई।
यहाँ हम राष्ट्रीय आय दर्शाएंगे, या इसे आप निर्गत भी कह सकते हो, आउटपुट अंग्रेजी में कहते हैं। ये हमारी 45 डिग्री की रेखा है। इसे हम आय रेखा या समग्र पूर्ति रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमारी प्रत्याशित समग्र मांग रेखा है, एग्रीगेट डिमांड, यानी ये समग्र मांग रेखा है। तो यहां से यहां तक हमारा है स्वायत्त व्यय, और इस स्वायत्त व्यय में क्या है, क्या क्या चीजें शामिल हैं। स्वायत्त व्यय किससे बना है, ये बना है स्वायत्त उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, इन दोनों से मिलकर बने ना। हाँ, तो ये हमारा हो गया समग्र मांग रेखा यानी एडी, जिसमें सी प्लस आई है। और हम यहाँ एमपीसी भी मान लेते हैं। अभी एमपीसी कितना है, 0.75 मान लो, चाहे 0.8 मान लो, जो आप तय कर सकते हो। अब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बिंदु ई पर संतुलन की अवस्था में है, अतः राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण स्तर है वो ओ वाई पर हो रहा है। ठीक है, तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों ई बिंदु पर संतुलन में है, और हमारा इससे हमारे राष्ट्रीय आय का स्तर ओ वाई पे निर्धारित हो जाता है। ये अभी हमारी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी। अब हम सरकार को इसमें शामिल करते हैं और देखते हैं सरकार द्वारा जो व्यय किए जाएंगे उसका हमारी समग्र मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और अभी बताया सरकार द्वारा जो व्यय किया जा रहा है वो राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करता, अतः सरकारी व्यय को हम स्वायत्त व्यय मानेंगे। और स्वायत्त व्यय तो इधर जुड़ेगा, स्वायत्त उपभोग व्यय यहाँ था, स्वायत्त निवेश व्यय यहाँ आया था, तो स्वायत्त जो सरकारी व्यय है वो भी यहाँ जुड़ेगा। तो ये यहां से यहां तक मान लेते हैं क्या है, जी बार। ठीक है, जिनके ऊपर ये बार यानी लाइन लगा दिए वो स्वायत्त माने गए। तो ऐसे में हमारी जो ये समग्र मांग रेखा है समानांतर रूप से ऊपर की तरफ घिसक जाएगी। ठीक है, इसके ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस समानांतर रूप से ऊपर सरक जाएगी। जितना यहां से यहां की दूरी है उतनी ही आप यहां से यहां की दूरी ले लो और फिर उसको स्केल से मिला दो। डॉटेड लाइन से बना दूं, ये लो। ठीक है, तो ये हमारी नई समग्र मांग रेखा हो गई ए डी डैश, और इसमें क्या क्या शामिल है, सी प्लस आई प्लस जी भी इसमें शामिल हो गया। तो ऐसे में जब हमारी समग्र मांग रेखा यहां ऊपर तक पहुंच गई है तो ये हमारा संतुलन बिंदु हो जाएगा E1, और ऐसे में हमारी राष्ट्रीय आय Y1 पर निर्धारित हो जाएगी। अतः सरकार द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उस सरकारी व्यय की वजह से हमारी समग्र मांग बढ़ गई है, और समग्र मांग बढ़ने से हमारा जो आय और रोजगार का संतुलन है वो भी OY1 पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये सरकारी व्यय का प्रभाव है। अब इसको समीकरण के माध्यम से भी देखते हैं कि समीकरण के माध्यम से भी कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ये हटा दो थोड़ा सा, ये जगह चाहिए अपन को, है ना। यहां लिख देता हूं कि ये ए बार है और ये ए बार में सी बार प्लस आई बार है, और यहां हम क्या दर्शा रहे हैं, यहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति दर्शा रहे हैं। अब देखो इधर समग्र मांग में जब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी तब सी प्लस आई था। ठीक है, और सी का मतलब क्या था, सी का मतलब था यानी उपभोग फलन क्या था, सी बार प्लस सी वाई। अब आपकी किताब में क्या है, इस आगे के जो सवाल दिए ना वहां सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बी से सूचित किया जाएगा। तो चाहे आप सी लिख लेना चाहे बी, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, वास्तव में वो क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही है। आप संकेत चाहो तो छोटी एबीसीडी का सी काम में ले लो, चाहे छोटी एबीसीडी का बी काम में ले लो। किताब में मैंने कल देखा कि उसमें था। दूसरा क्या है, आई का मतलब क्या है,
सी का मतलब तो ये हो गया, और आई का मतलब आई बार, क्योंकि निवेश को भी हमने स्वायत्त माना है। ये भी राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर करता है? ब्याज की दर और निवेश से जो प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना, यानी निवेश से प्रतिफल की प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। अब जब सरकार को शामिल करेंगे, ठीक है, तो सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा, जिसे हम जी कह रहे हैं, उसको भी हम क्या मान रहे हैं? स्वायत्त मान रहे हैं। ये राष्ट्रीय आय से प्रभावित नहीं होता है। तो अब जी को शामिल करने पर हमारी समग्र मांग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, यहां दोबारा लिख देता हूं, AD बराबर सी प्लस आई प्लस जी। अब इनके तीनों के मान लिख दो। तो AD बराबर सी का मान कितना है? सी बार प्लस सी वाई। आई का मान कितना है? आई बार। और जी का मान कितना है? प्लस जी बार। ठीक है। अतः जो स्वायत्त चीजें थी उनको हम किस में जोड़ रहे थे? स्वायत्त व्यय में। तो ऐसे में अब अगर संतुलन की बात हम करें तो संतुलन में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगी, यानी y इस सब के बराबर होगा। तो सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार प्लस जी। अब जितनी भी स्वायत्त चीजें उनको एक जगह कर लो, 1 2 3। तो ए बार प्लस सी वाई, यही बचा। अतः हमारा जो पहले वाला समीकरण था वो का वो ही आ जाता है, सिर्फ स्वायत्त व्यय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ऐसे में y का मान ज्ञात करना है, तो इस सी वाई को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये a बार। y कॉमन लो तो 1 माइनस सी बराबर a बार। अतः y बराबर a बार बटा ये 1 माइनस सी का इधर भाग देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, y बराबर 1 बटा 1 माइनस सी, ये गुणक का मान हो गया। और यहाँ इस a को यहाँ लिख दो तो गुणा a बार, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि a बार को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये a बार ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों रूपों में लिख सकते हैं। अतः हमारा जो आय का संतुलन स्तर ज्ञात करने का जो मूल सूत्र था उसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, बस ये जो a की राशि है ना, इसमें सरकारी व्यय और जुड़ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का प्रभाव। बोलो, इसमें कोई डाउट है? समझ में आया आराम से? बड़ा आसान। अब सरकार दूसरा काम करती है, बोला व्यय तो कर दिया, खर्चा तो कर दिया, लेकिन अब खर्चा आएगा कहां से? तो जनता पे टैक्स लगाएगी। वैसे तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ जब आप अर्थशास्त्र में देखेंगे तो सरकार दो प्रकार से कर लगा रही है। एक को हम कहेंगे एकमुश्त कर और दूसरे को कहेंगे आनुपातिक कर। अब इन दोनों का जो प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है। ठीक है, पहले तो समझ लो कि एकमुश्त कर होता क्या है। जब सरकार द्वारा कर कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है कि वो किसी परसेंटेज से नहीं होता, बल्कि प्रत्येक नागरिक पर एक समान राशि का कर लगाया जाता है, तो उसे हम एकमुश्त कर कहते हैं। जैसे सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति पर लगा दिया कि 1000 रुपये कर देना, 1000 रुपये टैक्स देना, तो जो भी भारत में रह रहा है सबके ऊपर 1000 रुपये टैक्स लगा दिया। जिसकी आमदनी 10,000 है उसके ऊपर भी सालाना 1000 रुपये टैक्स लगा दिया। जिसकी आमदनी 50,000 है उसके ऊपर भी 1000 रुपये टैक्स है। और जिसकी आमदनी महीने की 20 लाख है उसके ऊपर भी टैक्स कितना है? 1000 रुपये। तो एक मुश्त कर का मतलब है कर की राशि है वो निश्चित होती है, वो आय पे निर्भर नहीं करती। अब एक मुश्त कर का प्रभाव क्या पड़ेगा वो देखें। ठीक है, इसे हटा दूं।
चलो अब हम बात करें एकमुश्त कर की। ठीक है, एकमुश्त कर अंग्रेजी में कहते हैं लमसम टैक्स। क्या कहेंगे? लमसम टैक्स। हाँ ठीक है, इस पेज की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो इधर, पहले फिर वही हमें हमारा प्रारंभिक संतुलन बनाना है। ये समग्र मांग और ये समग्र पूर्ति, और वही हमारे इधर राष्ट्रीय आय या निर्गत। ठीक है, और ये हमारी 45 डिग्री की रेखा y या समग्र पूर्ति रेखा जो 45 डिग्री की है, और ये हमारा समग्र मांग वक्र है AD, जिसमें हमने C प्लस I प्लस G तीनों को शामिल कर रखा है। और ये संतुलन बिंदु E है, और इस संतुलन बिंदु के अनुसार ये हमारी राष्ट्रीय आय निर्धारित हो गई है OY। अब जब सरकार द्वारा एकमुश्त कर लगाया जाता है, एकमुश्त कर को हम कैपिटल T से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये एकमुश्त कर जब लगाया जाएगा, अब जैसे मेरी आमदनी 20,000 रुपये थी, अब सरकार ने मुझको मेरे ऊपर 1,000 रुपये कर लगा दिया, तो मैं उपभोग तो करूंगा बाद में, पहले मुझे वो 1,000 रुपये देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरी आय में से वो टैक्स की राशि कट गई है, मतलब मेरी प्रयोज्य आय अब कम हो जाएगी। पहले मैं 20,000 रुपये खर्चा कर सकता था वस्तुओं और सेवाओं पर, अब 1,000 रुपये टैक्स देने के बाद मुझे 19,000 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। मैं 19,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो जैसे ही सरकार द्वारा एकमुश्त कर यानी लमसम टैक्स लगाया जाता है, तो लोगों की प्रयोज्य आय कम हो जाएगी। प्रयोज्य आय कम हो जाएगी तो समग्र मांग भी कम हो जाएगी। और क्योंकि जो लमसम टैक्स है वो आय से स्वतंत्र है, अतः वो भी क्या रहेगा? स्वायत्त ही रहेगा। लेकिन टैक्स है वो समग्र मांग को बढ़ा नहीं रहा बल्कि घटा रहा है, अतः समग्र मांग रेखा नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि हमारा जो लमसम टैक्स है T बार है वो यहां से इतना है, तो ऐसे में समग्र मांग रेखा समानांतर रूप से नीचे की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी, और अब ये इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये नई रेखा हो गई AD डैश। अब इसमें क्या क्या शामिल हो गया? C बार प्लस I बार प्लस G, CIG, और साथ में हमने लमसम टैक्स को भी शामिल कर लिया। ठीक है, अब सारी चीजें शामिल हम कर रहे हैं। अब संतुलन बिंदु कहाँ होगा? संतुलन बिंदु होगा इस E1 बिंदु पे, और इसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय आय है वो OY 0 पर आ गई है, यानी पहले वाली जो आय थी उससे अब हमारी आय का संतुलन स्तर कम। ये प्रभाव पड़ा है एकमुश्त कर का। चित्र के रूप में समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि इसका समीकरण के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर समग्र मांग क्या था? AD। अब पूरा वो शॉर्ट से लेकर के लास्ट तक लिखने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए हो कि C बार प्लस CY प्लस I प्लस G। ठीक है, ये स्वायत्त है। यहां तक तो आप पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, अब सरकार द्वारा एकमुश्त कर लगाया जाएगा तो वो पहले हमारी प्रयोज्य आय में से घटेगा, यानी इस प्रयोज्य आय में से घटेगा, उसके बाद हम उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से गुणा करेंगे। अतः यहाँ ब्रैकेट आपको लगाना है, और इसमें से आपको ये आई लिख दिया गलती से,
टी लिखना चाह रहा था। ये जो लमसम टैक्स है ये हमें घटाना पड़ेगा इस परियोज्य आय में से, ठीक है। और इसको हल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी बराबर सी बार प्लस ये सी इस वाई से भी गुणा हो रहा है और ये माइनस टी बार से भी गुणा हो रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको हम यूं कर सकते हैं, इसको तो लिख दो सी वाई और इसको लिख दो माइनस का सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, ठीक है। अब ये राशि है ये स्वायत्त व्यय में ही घटेगी क्योंकि माइनस की है, अतः स्वायत्त व्यय में घट जाएगी। तो वास्तव में हमारा जो मूल समीकरण था उस पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संतुलन में सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार, तो जितनी भी स्वायत्त चीजें उनको जोड़ लो, ये हो गया ए बार। अब बचा क्या यहाँ, सी वाई बचा, तो ऐसे में y माइनस सी वाई बराबर ए बार, तो y बराबर 1 माइनस, तो y का मान अभी भी कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम प्रभाव जानना चाहते हैं कि ये जो कर हमने लगाया है इसका हमारी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम कर गुणक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कर गुणक का मान क्या होता है, लिख लो। जब हमने पढ़ा था निवेश गुणक तो आपने देखा था y बराबर 1/1 माइनस सी था, ठीक है। लेकिन जो आनुपातिक कर लगाया जाता है तो ऐसी एकमुश्त कर लगाया जाता है, तो ऐसे में हमारा जो कर गुणक है वो क्या रहेगा, कर गुणक, कर गुणक है वो माइनस सी बटा 1 माइनस सी होता है। कितना होता है, माइनस सी बटा 1 माइनस सी। ये एकमुश्त कर की स्थिति में कर गुणक का मान होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। और यहां सी क्या है, ये सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही, ठीक है। अब आप मान ज्ञात करना चाह रहे हो तो देखो डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी बार बराबर माइनस सी बटा 1 माइनस सी, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो कि ये जो डेल्टा टी है यानी कि जो एक मुश्त कर लगाया गया है इसका हमारी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस डेल्टा टी बार को इधर गुणा कर दो, तो डेल्टा वाई बराबर माइनस सी बटा 1 माइनस सी गुणा डेल्टा टी बार। तो जो भी सवाल में मान दिया जाएगा वो हम लिख लेंगे और उसके अनुसार पता लग जाएगा कि हमारी आय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये नोट कर लीजिए अब, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इससे संबंधित जो सवाल है एक बार सारे चित्र समझ लेते हैं, समीकरण समझ लेते हैं, फिर सारे सवालों को एक साथ हम करेंगे, ठीक है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आराम से, ठीक है। ये तो रहा बात एक मुश्त कर, ठीक है। अब आगे देखें, हाँ, कभी कभी सवाल में हमें हस्तांतरण आय भी दे दी जाती है, ठीक है, कि हस्तांतरण आय का हमारी संतुलन आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो ऐसे में हस्तांतरण आय उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखो, लगभग यही रहेगा। ठीक है, समीकरण के रूप से दर्शा देता हूं। हस्तांतरण आय को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, TR। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट। और सरकार कितनी वृद्धावस्था पेंशन देगी, कितना विकलांग भत्ता देगी, वो भी राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करता। अतः ट्रांसफर पेमेंट यानी हस्तांतरण आय भी स्वायत्त मानी जाती है, ये भी TR बार रहेगी। अब संतुलन की स्थिति में y बराबर C बार प्लस C y प्लस I बार प्लस G बार। ठीक है, अब अगर एक मुश्त कर भी लगाया जा रहा है और हस्तांतरण आय भी दी जा रही है तो क्या होगा? तो एक मुश्त कर तो हमने क्या किया था, यहां घटाया था प्रयोज्य आय में से, और जो वृद्धावस्था पेंशन या इस तरह की जो हस्तांतरण आय मिल रही है वो हमारी आय में जुड़ती है तो उसको प्लस का लगाएंगे यहां TR ये। ठीक है, और फिर समीकरण आगे क्या हो जाएगा, y बराबर C बार प्लस CY, ये माइनस T बार से गुणा होगी और ये प्लस का T बार हो जाएगा, C TR बार प्लस I प्लस समीकरण का रूप ये हो जाएगा। और ये भी किस में जुड़ जाएगा, ये स्वायत्त A में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, और हम ये जानना चाहते हैं कि हस्तांतरण आय की वजह से हमारी संतुलन आय पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसे आप हस्तांतरण आय गुणक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हस्तांतरण आय गुणक। और उसका मान क्या रहेगा, वो रहेगा डेल्टा y बराबर डेल्टा TR बार। किसके बराबर रहता है? ये इसकी तरह ही रहेगा, जैसे C है यहां T बार से गुणा हुआ था और ये C भी यहां से गुणा हो रहा है, लेकिन ये माइनस का था और ये प्लस का रहेगा, बस इतना ही अंतर रहता है। हस्तांतरण आय का जो गुणक होता है वो कर गुणक की तरह ही होता है, बस कर गुणक प्लस का होता है और हस्तांतरण आय गुणक ही प्लस का रहेगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे C बटा 1 माइनस C, यानी ये प्लस का है। अगर एक मुश्त कर लगाया जाता तो क्या लगता है, ये माइनस का होता, और हस्तांतरण आय है इसलिए ये प्लस का होगा, क्योंकि हस्तांतरण आय हमारी समग्र मांग को बढ़ाती है, आय में जुड़ती है। लिख लो ये हस्तांतरण आय गुणक। हस्तांतरण आय गुणक। ठीक है, समझ में आ रही चीज यहां तक? कोई डाउट नहीं। इनका हम सवालों में प्रयोग करेंगे। और ये कहा जाए हस्तांतरण आय इतनी है तो उससे हमारी संतुलन आय कितनी बढ़ी, तो डेल्टा y बराबर C बटा 1 माइनस C है, और इसमें इस ट्रांसफर पेमेंट ये जो भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो डेल्टा TR बार मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरकारी व्यय हो गया, एक मुश्त कर हो गया, हस्तांतरण आय हो गया। अब सरकार एक अलग तरह का कर भी लगाती है जिसे हम कहते हैं आनुपातिक कर। अब ये आनुपातिक कर क्या होता है? आनुपातिक कर सरकार द्वारा लगाया गया वह कर है जो आय के एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात के अनुसार लगता है। ठीक है, आय का एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात है, वो कर के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। जैसे सरकार ने तय कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का 10% टैक्स चुकाएगा,
तो जिसकी आमदनी 1,000 रुपए है वो 1,000 का 10% यानी 100 रुपए टैक्स चुकाएगा। जिसकी आमदनी 10,000 रुपए है वो 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपए टैक्स चुकाएगा। और जिसकी आमदनी 1,00,000 रुपए है वो 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 रुपए टैक्स चुकाएगा। यहां कर की राशि फिक्स नहीं है, आय का कितना प्रतिशत या अनुपात आप टैक्स के रूप में दोगे वो फिक्स है। इसलिए आय जितनी ज्यादा होगी वैसे उतनी ही टैक्स की राशि भी बढ़ती चली जाएगी। एक चीज तो ये होगा। अब दूसरी चीज ये है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स लगाया है मतलब समग्र मांग घटेगी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो समग्र मांग घटेगी वो पहले की तरह नहीं घटेगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आय से स्वतंत्र थी, आय पे निर्भर नहीं कर रही थी। लेकिन आनुपातिक जो आय कर है, जो आनुपातिक कर हम लगा रहे हैं वो तो आय पे निर्भर है। मेरी आय 1,00,000 रुपए थी तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 10,000। और जिसकी आमदनी सिर्फ 20,000 रुपए, उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 2,000। यानी कर जितना चुका रहे हैं वो आय पे निर्भर है, इसलिए ये स्वायत्त नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, जब आनुपातिक कर लगाया जाता है तो इससे न सिर्फ लोगों का उपभोग कम होता है बल्कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी भी कम हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से सुनना। जब आनुपातिक कर लगाया जाता है तो आनुपातिक कर से न सिर्फ लोगों का उपभोग कम होता है बल्कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। अतः समग्र मांग रेखा समानांतर रूप से शिफ्ट नहीं होती है बल्कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने के कारण वो नीचे झुक जाती है। अब देखो कैसे बनता है। वही सारी चीजें वापस रिपीट होंगी। ये समग्र मांग, ये समग्र पूर्ति, ये राष्ट्रीय आय या निर्गत, और ये हमारी 45 डिग्री की रेखा, ये वाई रेखा बराबर, और ये हमारी समग्र मांग रेखा, ठीक है। ये हमारा स्वायत्त व्यय था, ठीक है। और इस स्वायत्त व्यय में हमने क्या क्या जोड़ लिया? सब कुछ जोड़ लिया। स्वायत्त उपभोग व्यय जोड़ लिया, स्वायत्त निवेश व्यय जोड़ लिया, और सरकारी व्यय जोड़ लिया है। जो एक मुश्त कर लगाया है वो शामिल हो गया है इसमें, और हस्तांतरण आय भी शामिल हो गई। वो सारी चीजें तो स्वायत्त में आ गई। अब ये हमारी समग्र मांग रेखा हो गई AD, ठीक है। जो अभी मैंने बोला वो सारा इसमें शामिल है। ये संतुलन बिंदु E है, और इस संतुलन बिंदु की E के अनुसार हमारी राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है OY, ओके। अब सरकार ने लगाया आनुपातिक कर, तो आनुपातिक कर लगाने से समग्र मांग रेखा समानांतर रूप से नहीं झुकेगी, क्योंकि स्वायत्त व्यय में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। यानी समग्र मांग का बिंदु तो यहीं से शुरू होगा, नया वाला भी यहीं से शुरू होगा। स्वायत्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन आनुपातिक कर लगाने की वजह से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कम हो गई है उसके अनुसार समग्र मांग रेखा नीचे की तरफ झुकेगी। तो समग्र मांग वक्र हमारा इस प्रकार से हो जाएगा AD', ठीक है। ये AD1 या डैश बोल दीजिए इसे। अब संतुलन बिंदु हो गया इस E0 बिंदु पर, और ऐसे में हमारी जो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर है वो घट करके Y0 पर आ गया। तो इतना याद रखना, इसमें ये समग्र मांग रेखा है वो समानांतर रूप से शिफ्ट नहीं होती बल्कि ये झुक जाती है, ठीक है। यहां से ये झुक, कोई दिक्कत इसमें बना पाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आनुपातिक कर लगाने से हमारे जो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर का जो समीकरण है वो कैसे परिवर्तित होगा वो देखें। थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिएगी इसलिए इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। चित्र तो समझ में आ गया ना?
अब देखो हमारी समग्र मांग रेखा क्या थी, AD, इसमें क्या क्या शामिल कर लिया, C बार, ठीक है, और CY, फिर हमने शामिल किया है इसमें I बार, G बार, ठीक है, और अभी हमने आनुपातिक कर लगा, सॉरी एक मुश्त कर लगाया था, वो ये था, हस्तांतरण आय लगाई थी वो ये थी, और ऐसे में उसके बाद हमने लगाया आनुपातिक कर। तो आनुपातिक कर है वो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, ये बाद में लिख दूंगा। आनुपातिक कर है वो भी माइनस में है, कर है तो माइनस में ही है, और आय का एक निश्चित प्रतिशत है। जैसे हम ये कहें कि आय का 10% है, तो कितना अनुपात हम कर के रूप में लगा रहे हैं या प्रतिशत कर के रूप में लगा रहे हैं, उसे छोटी ABCD के T से सूचित करते हैं। तो आनुपातिक कर किसे कहेंगे, छोटी ABCD का T। तो आनुपातिक कर को हम ऐसे लिखेंगे, छोटी ABCD का T, ये Y से गुणा होगा, यानी आय का 5% है या 10%, तो आय से गुणा होकर के लिखा जाएगा। और फिर आगे हम जो पहले मिटा दिया था I बार प्लस, ठीक है। अब और अगर राष्ट्रीय आय का संतुलन है तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होंगी, तो C बार प्लस CY माइनस T बार प्लस TR बार माइनस TY प्लस I प्लस G। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। अब की बार जो हमारा गुणक है ना, वो थोड़ा परिवर्तित होगा। हल करो इसे, हल करेंगे तो y बराबर C बार प्लस, ये C है सबसे गुणा होगा अंदर, तो CY माइनस CT बार प्लस CTR बार माइनस CTY। हो गया नहीं हो, ठीक है, हाँ, प्लस I बार प्लस G बार। अब जितनी भी चीजें जिनके ऊपर ये लाइन लगी हुई है उनको इकट्ठा करके किसमें रख देंगे, स्वायत्त व्यय यानी A बार में। तो A बार में कौन कौन शामिल हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास प्लस का CY और माइनस का CTY, बस इतना ही बचा ना, और कुछ नहीं है अभी हमारे पास। तो y बराबर A बार, C कॉमन ले लें, ठीक है, तो C कॉमन लिया तो हमारे पास बचा y माइनस, इधर क्या बचा, TY, ठीक है, ध्यान से समझना। अब y बराबर A बार, ठीक है, C, इसमें से y को बाहर निकाल लें, यानी y कॉमन आ सकता है, उसको इधर रख देते हैं। तो यहां y में y से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1, यानी 1, यहां क्या बचा t और ये y। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y एक तरफ ही होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पूरा एक ही है, इसलिए इसको इधर लाना पड़ेगा, और ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो सॉरी ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में। y माइनस ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा इधर, तो क्या बचेगा C 1 माइनस TY बराबर A बार। ओके, अब दो चीजें हमारे पास, एक तो y है और एक ये पूरा है, तो इन दोनों में t है ना भाई, ये और ये पूरा, इन दोनों में सॉरी y है, तो y को कॉमन ले लो, तो y कॉमन लिया, अब ये छोटा ब्रैकेट तो काम में ले लिया है, अब हम मंझला ब्रैकेट काम में ले, तो y की जगह क्या बचा 1, और इस पूरे में y निकाल दिया तो क्या बचा माइनस का c छोटा ब्रैकेट 1 माइनस t, और ये मंझला ब्रैकेट बंद, यही बचा। अब y का मान ज्ञात करना है, तो
ये पूरा का पूरा है, ये इधर जाएगा भाग में, तो क्या बचा a बार 1 माइनस सी और 1 माइनस टी। आप चाहो तो इसके ऊपर मंझला ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं। तो आनुपातिक कर लगाने से, अब इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, आनुपातिक कर लगाने से हमारा जो गुणक है वो इस रूप में आ गया। इस a को इधर रख दें तो y बराबर 1/1 माइनस सी। पहले गुणक इतना ही था, लेकिन आनुपातिक कर लगाने की वजह से अब ये 1 माइनस टी और यहां आ गया, तो आनुपातिक कर का गुणक ये होता है। ठीक है, यानी आनुपातिक कर लगाने की वजह से हमारा गुणक है उसका मान थोड़ा परिवर्तित हो जाए। नोट कर लो, ये पूरा प्रोसेस नोट कर लो, बहुत काम आएगा। या ये प्रोसेस तो आपको आता ही है। ठीक है, गुणक गुणक नोट कर लो, ये बस इतना नोट कर लो, अभी हम सवाल करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, बस लास्ट का जो गुणक है ना वो नोट कर लो, बाकी आप डिटेल देखना चाहें तो कहाँ देखेंगे, अपना वीडियो है, चैनल पे जाएं देखें। ठीक है, हाँ आप लोगों के लिए बनाया है, लिख लिया। हाँ, अब एक चीज़ और, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे कहा जाता है संतुलित गुणक। ये क्या होता है? ठीक है, हटा दो इसे। आप में से कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लेने दो। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे शुरू से इनको सीखते हैं ना, उनको एक एक चीज समझ में आती है, और जो बच्चे शुरू में C का मान कितना है, I का मान क्या है, G क्या होता है, वो चीज नहीं समझते ना, तो फिर उनके लिए बड़ा सब कुछ अजीब सा हो जाता है कि पढ़ तो रहे थे हम अर्थशास्त्र और ये पता नहीं गणित कहाँ से आ गई है। ठीक है, तो गणित नहीं है ये सामान्य अर्थशास्त्र ही है। ठीक है, अब देखो कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न आप और आता है, साथ में ही बता देता हूं, क्योंकि कर गुणक हमने पढ़ लिया और सरकारी व्यय गुणक हमने पढ़ लिया। तो संतुलित गुणक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लो। संतुलित गुणक का मतलब है करों से जितना प्राप्त किया उतना ही सरकार ने खर्च कर दिया, यानी 100 रुपए करों से प्राप्त किए और 100 रुपए सरकार ने व्यय कर दिए। तो सरकार तो संतुलन में है ना उसके बजट में घाटा है ना उसके बजट में आधिक्य है। जनता से 100 रुपए टैक्स के रूप में लिए और 100 रुपए जनता की भलाई के लिए खर्च कर दिए। तो जब ऐसा हो तो उसे हम संतुलित बजट गुणक के माध्यम से ज्ञात करेंगे कि उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तो प्रभाव ज्ञात करने के लिए भाई 100 रुपए आप खर्च कर रहे हो, मतलब व्यय गुणक काम करेगा। और व्यय गुणक क्या था? ठीक है, सरकारी व्यय गुणक यानी डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी किसके बराबर था? 1/1 माइनस सी। और कर गुणक क्या है? एक मुश्त कर की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी बार, तो इसका मान है -c/1 माइनस सी। अब कह रहे हैं कि जितना, सॉरी मैंने ये डेल्टा टी लिख दिया, वाई लिखना चाहिए था, बोला वाई और लिख दिया। तो ये तो हो गया एक मुश्त कर का गुणक और ये हो गया सरकारी व्यय का गुणक। तो जितना कर लगाया जा रहा है उतना ही व्यय किया जा रहा है, मतलब दोनों गुणक एक साथ काम करेंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कहलाएगा संतुलित बजट गुणक। बजट गुणक क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, तो 1/1 माइनस सी में जोड़ना है क्या?
माइनस सी बटा 1 माइनस सी, दोनों को जोड़ दें। अब ये एक भिन्न संख्या है, ये एक भिन्न संख्या है, आपने ये नहीं देखा 1/2 जोड़ 3/4, जोड़ेंगे कैसे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, ठीक है। यहाँ लघुत्तम आएगा 4 और मान लो कि यहाँ भी कितना होता, 2 ही होता, तो लघुत्तम कितना आ जाता, 2। तो जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे इसका जोड़ करेंगे। अब यहां देखो हर में लिखी हुई राशि है वो 1 माइनस सी है, इधर भी 1 माइनस सी है, तो लघुत्तम कितना आएगा, 1 माइनस सी। अब आगे क्या करना होता है, इसका भाग इसमें देते हैं, यानी हर का भाग इस लघुत्तम में देंगे, जितनी बार जाएगा उसको अंश से गुणा करेंगे। तो माइनस सी का भाग माइनस सी में दिया, कितनी बार गया, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। अब यहां हमारा निशान आएगा प्लस का, क्योंकि जोड़ रहे हैं। अब माइनस सी का 1 माइनस सी का भाग 1 माइनस सी में देंगे, कितनी बार गया, 1 बार गया। अब इस 1 को माइनस सी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का सी। अतः हमें यहां माइनस का सी लिखना है, तो माइनस का सी लिखेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस। अतः हमें प्राप्त क्या होगा, माइनस का सी। अब ऊपर भी 1 माइनस सी है और नीचे भी 1 माइनस सी है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अतः याद रखना संतुलित बजट गुणक का मान हमेशा 1 होता है। सरकार ने 100 रुपए करों से प्राप्त किए और जनता पर 100 रुपए खर्च कर दिए, तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय भी 100 रुपए ही बढ़ेगी। समझ में आई चीज, यानी 100 रुपए हम करों से प्राप्त करें और 100 रुपए सरकारी व्यय के रूप में खर्च कर दें, तो हमारी जो संतुलन आय है वो 100 रुपए ही बढ़े। ठीक है, ये नोट करो, ये संतुलित बजट गुणक ये होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अभी जब ये पॉइंट चल ही रहे हैं तो एक चीज और अभी आपको बता देता हूं। कर गुणक का मान व्यय गुणक के मान से हमेशा 1 कम रहेगा। कितना कम रहेगा, 1 कम रहेगा। अभी ज्ञात करके दिखाता हूं। हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति चाहिए, कितनी भी ले लो, 0.8 ले लूं चाहे 0.75 ले लो, हर बार 0.75 लेते हैं तो वो ले लेते हैं। यहां हमारी MPC 0.75 है, तो सरकारी व्यय गुणक कितना होगा, मान रख दो 1/1 माइनस 0.75 कितना आएगा, 1/0.25। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे। 100 में 25 का भाग दिया, कितना आया, 4। अतः अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो सरकारी व्यय गुणक कितना आएगा, 4। और कर गुणक कितना आएगा, मान रखो माइनस का है, ये तो पता है कि माइनस का ही आने वाला है, तो 0.75 ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी, 1 माइनस 0.75। हमें माइनस प्लस की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें तो उसका जो संख्या में मान है अंकात्मक मान, उसका ध्यान देना है। 0.75 माइनस का 0.25 बचा। अब दोनों में 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए 0.25 का भाग 0.75 में देंगे तो आएगा 3, और ये माइनस का है। तो माइनस प्लस पे अगर हम ध्यान नहीं दें तो जो कर गुणक का मान है वो सरकारी व्यय गुणक से हमेशा कितना कम आ रहा है, 1 कम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जो त्रिक्षेत्रीय मॉडल था उसका अध्ययन कर लिया। ठीक है, काफी आज के लिए।